जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमको ऑफिशिएटिंग करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनने अपना करियर अभी ऑफिशिएटिंग में नया नया चालू करा हो या जिनको ऑफिशिएटिंग में इंटरेस्ट हो। ठीक है, मैं हूं अक्षय कुमार जैन। मैंने अभी ही रिसेंटली नेशनल लेवल कबड्डी में रेफरी एग्जाम पास किया हुआ है और मैंने अभी लोकल में कुछ मैचेस खिलाए थे। अभी मेरे को फर्स्ट स्टेट में मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मेरे को सीनियर स्टेट जो हमारा अभी सिंगरौली में हुआ था उसमें मेरा पहली पोस्टिंग हुई थी, पहला मौका लगा था एज ए ऑफिशियल। तो मैंने क्या गलती करी या हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस बात पे हम बात करेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, पर जिसको कुछ सीखना है, जो नया है इस फील्ड में, उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये है कि जो आपने सर्टिफिकेट जो एग्जाम पास की है वो सिर्फ एक दिखाने के लिए एक फोतरा है। मतलब फोतरा इन द सेंस की एक वो कागज का टुकड़ा है कि हाँ आपने नेशनल एग्जाम पास कर लिए, पर जो मेन चीज है वो आपका एक्सपीरियंस है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो कोई सा टूर्नामेंट कराने, मतलब मेरे को अभी तक ऐसा लगता था कि यार ऑफिशिएटिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो नहीं है, पर वो प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे आपका बहुत जरूरी है। तो जिनको भी ऐसा लग रहा हो कि जिसने स्टेट एग्जाम या नेशनल एग्जाम पास कर लिया है तो उनने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, मेरे को पहले ऐसे ही लग रहा था कि मैंने नेशनल एग्जाम पास कर लिया है तो मैंने मतलब बहुत बड़ा काम कर लिया है। पर जब मैं पहले टूर्नामेंट में गया तो मेरे को मेरी औकात समझ में आ गई कि यार अभी तो अपन माइनस में चल रहे हैं। अभी अपने को तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर 100 तक का सीखना है अभी। तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज एक अलग चीज है और आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अलग चीज है। सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, पर अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता ही है। ठीक है, तो पहले तो ये बात आपके दिमाग से निकाल देना कि सर्टिफिकेट है मतलब आपके पास सब कुछ है। मेन चीज ऑफिशिएटिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, आपने सर्टिफिकेट एग्जाम निकाल दिया है, इसका मतलब है आपके पास नॉलेज है, पर उस नॉलेज को आप ग्राउंड के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये सबसे बड़ा टास्क होता है। ठीक है, देखो मैंने जो गलती करा वो मैं बताता हूँ आपको, या मतलब कि ये गलती होना नहीं था, या जो मेरी उम्र के बाकी लोग थे, कुछ लोग और भी थे जो नई एज के थे। मेरे हिसाब से मैं एमपी में पहला लड़का हूं जो सबसे कम उम्र में नेशनल एग्जाम क्वालिफाई करके आया है। ठीक है, तो एक मैच चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब वो क्रूशल टाइम ही चल रहा था मैच का, है ना। तो उसमें वो एक रेडर ने 5 पॉइंट का रेड मारा। 5 पॉइंट का रेड मारा तो उसमें क्या हुआ, मेरे से गलती ये हो गई कि जर्सी नंबर ना तो रेफरी ने बोला ना वहां पे अंपायर ने बोला। तो जो मेरे को पहले दिखा मैंने उसके हिसाब से जर्सी नंबर डाल दिए। अब मैंने वो तो डाल दिए, फिर मैं उनको बिठा नहीं पाया टाइम से, है ना, वो क्योंकि मैच बहुत फास्ट चल रहा था और मेरा पहला एक्सपीरियंस भी था वो, तो थोड़ा सा मन में एक हेजिटेशन भी लग रहा था कि यार क्या होगा, क्या हो रहा है ये, है ना। एक तो फास्ट गेम चल रहा था, तो वहां मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने मेरा दिमाग लगा लिया ज्यादा, कि जो मैंने पहले देखा था उनको पहले मैंने वहां बाहर बिठा दिया। ठीक है, अब जब रिवाइवल हुआ, जब वो इन हुए तो वो उनके हिसाब से अंदर जाने लगे, तो मैंने रोक दिया कि नहीं सर आप नहीं, आप पहले जाओगे। तो इस बात पे से थोड़ी वहां पे नोकझोंक हो गई कि थोड़ा सा गेम वहां पे डिस्टर्ब हुआ, वहां गेम रोकना भी पड़ा। कम से कम 2 से 3 मिनट वहां पे गेम रुका, क्योंकि उसमें गलती शायद मेरी भी थी या रेफरी ने वहां पे मेरे को पॉइंट्स कॉल करना चाहिए था। या अगर जैसे जब एक साथ मल्टीपल पॉइंट्स जाते हैं ना तो वहां पे कोई भी नहीं देख पाता है, रेफरीज भी नहीं देख पाते, गलती रेफरीज की भी नहीं है। तो उसमें हमने क्या करना चाहिए कि या तो रेफरी कॉल करे, या रेफरी ने कॉल नहीं करा है तो जिस सीक्वेंस से वो बाहर निकल रहे हैं वो सीक्वेंस लोग लिख देते हैं। ये चीज गलत है। इसमें आपको रेफरी अंपायर्स ने वहां पे आप रेफरी और अंपायर्स ने वहां पे उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टच किसका है। ठीक है, वरना ऐसी सिचुएशन में जैसे आप अगर नॉकआउट मैच खिला रहे हो या नेक टू नेक मैच चल रहा है तो वहां पे ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी। ठीक है, और आखिरी में आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे कि आप असिस्टेंट स्कोरर हैं तो आपने गलत किया हुआ है ना, क्योंकि कोई भी अपने ऊपर गलती नहीं लेगा। पर जो मेरे वहां पे मैच ऑफिशियल्स थे, जो मैच रेफरी थे, वो बहुत अच्छे थे। वहां पे उनने सिचुएशन को संभाला, उनने जो मेरे से गलती हुई थी उस गलती को उनने सही करा और मैच को वापस कंडक्ट करा। तो पहली गलती ये कि आप मैच को नेक्स्ट रेट चालू ही मत होने दो जब तक आपने उसकी एंट्री ढंग से नहीं करी है। अगर रेफरी ने कॉल नहीं करा है तो आप वहां पे मैच लो, ऑफिशियल टाइम आउट लो और रेफरी से कंसल्ट करो कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में किसका लिखूं। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, बिल्कुल ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैच में जो अपनी ड्यूटी है उस ड्यूटी को अपने को अच्छे से करना है।
और जो असिस्टेंट स्कोर शीट में ना कई बार क्या होता है कि आप लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि हम लोग भी खुद मैच देखने लग जाते हैं। तो जैसे हम जिस टीम के पीछे बैठते हैं ना, तो उस टीम का हमको बोनस लिखना पड़ता है, और अगर जिस टीम के पीछे बैठे हैं वो रेड करने जा रहा है और सुपर टेकल हो रहा है, तो हमको सुपर टेकल का पॉइंट्स भी लिखना पड़ता है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है कि हमको जो हमारा स्कोर शीट है और जो हमारा असिस्टेंट स्कोर शीट है वो दोनों शीट मैच होना चाहिए। अगर आपका असिस्टेंट स्कोर शीट मेन स्कोर शीट से अगर मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें गलती कर रहे हैं, है ना। वो मेन स्कोरर से भी गलती हो सकती है और ये आपसे भी गलती हो सकती है। तो आपको और स्कोरर को भी एक तो हाफ टाइम में हम मिलाते हैं, फुल टाइम में मिलाते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि यार कहीं गड़बड़ है तो आप ऑफिशियल टाइम आउट लो उसी वक्त और आप वहां जाके उसका करेक्शन करो। अगर आपने कुछ गलती करी है और उस गलती को बचाने के लिए आप कंटिन्यू गलती करते जाओगे और जितनी गलती करोगे उतनी गाली खाओगे। ये बात क्लियर है। दूसरा हुआ था कि एक मैच था, शायद इंदौर के खिलाफ था, नहीं इंदौर नहीं, कोई सी जो टीम थी, वो टीम तो याद नहीं है। उसमें क्या हुआ कि फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में दोनों चीज घट गई। जैसे कि उसमें लास्ट 3 लोग बचे थे एक टीम में, मान लो ए टीम थी, उसमें 3 लोग बचे हुए थे, ठीक है। रेडर रेड करने आया। कई बार क्या होता है कि जब लास्ट 3 रहते हैं ना, तो एंड लाइन के पास गेम चलता है। तो उसमें जब वो डाइव मारने के लिए गया, तो उस टाइम पे उसने जो उसका पैर था वो एंड लाइन उसने क्रॉस करा और उसी टाइम पे वो टेकल भी हुआ। तो मेरे को 1 सेकंड के लिए लगा कि यार इसने पैर बाहर किया हुआ है, मतलब ये ऑलरेडी डिफेंडर सेल्फ आउट हो गया है, उसके बाद टेकल हुआ है। तो अगर ऐसा होता तो इस सिचुएशन में क्या होता कि हम रेडर को सेफ देते ना, रेडर को सेफ देते और जो डिफेंडर सेल्फ आउट हुआ था उसको हम बाहर करते। पर वहां मेरे दिमाग में ना दो ऑप्शंस थे। ऑप्शंस थे इन द सेंस की, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कि वहां पे मैं 100% मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार दोनों चीज साथ में हुई है, फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में हुई है, तो मैं किसी भी एक टीम का फेवर कैसे कर सकता हूं। तो मेरे को वहां पे जो सही लगा मैंने वो करा। तो मेरा क्या हुआ था कि जैसे जो असिस्टेंट स्कोरर होता है ना, वो जैसे कोई एंड लाइन पे पैर रखता है या एंड लाइन क्रॉस होती है तो वो हाथ ऊपर कर देता है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा आगे आया और मैंने वापस हाथ पीछे कर लिया। तो या तो वहां पे मैंने गलती ये करी कि जब ये पूरा रेड हो गया था उसके बाद ऑफिशियल टाइम आउट लेना था। जो मैंने देखा वो मैंने जो हमारे मैच ऑफिशियल से, मैच ऑफिशियल इन द सेंस जो रेफरी था, रेफरी पूरा मैच कंडक्ट करवाता है ना, तो ये बात मैंने एक बार रेफरी को जाके बोलना था कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ये जो सब मैंने देखा ये किसी और रेफरी ने भी देखा होगा ना, तो अगर उसको भी ये बात सही लगती तो शायद डिसीजन बदल सकता था। पर कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड में होते हैं कि आप मतलब जज नहीं कर सकते, और आपकी आंख है ना, आप कैमरा नहीं हो, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो ये 2 गलती मेरे हिसाब से कि ये बार बार नहीं होना चाहिए। तीसरा एक और बात मेरे को सर ने बोली थी कि जो भी प्लेयर आउट हो रहा है ना उसको आप सीक्वेंस से ही बिठाओ, क्योंकि मैच जब चलता है ना तो जो अंदर के प्लेयर है उनका जो ब्लड है ना वो बहुत गर्म होता है ना। आप भी कबड्डी खेलो, मैं भी कबड्डी खेला हूं, तो उस टाइम पे प्लेयर हाइपर होता है, और जब नेक टू नेक मैच चलता है ना तो प्लेयर को समझ ही नहीं पड़ती, वो तो मतलब आगे बरसाता है। तो उस टाइम पे ना जो क्या बोलते हैं, जो हमारे प्लेयर्स है ना वो रेफरी की बात नहीं सुनते। जो लाइन अंपायर है जिसको हम असिस्टेंट स्कोरर बोलते हैं ना, तो वो उनकी मनमानी करते हैं कि नहीं हाँ बैठ रहे ऐसा करते हैं। तो उस टाइम पे 6 जन आउट हो गए तो वो सीक्वेंस बिगड़ता है। तो आप उनको जो आउट हो रहा है उसको फर्स्ट बेंच पे बिठाओ, वो भले आपका प्रो का प्लेयर हो कि आपका नेशनल प्लेयर हो कि आपसे बहुत अच्छा खेलता हो कि जो भी हो, आपकी जो काम है आप आपका काम 100% करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज मैंने सीखी वहां पे, मतलब ये छोटी छोटी गलती आपसे वहां पे होती है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, अगर आपको अच्छा ऑफिशियल बनना है तो आपको अंपायर की और रेफरी की पोजीशन पता होना चाहिए। अगर आप एक ही जगह पे खड़े खड़े आपके सारे डिसीजन बना रहे हो, मतलब आप अच्छे अंपायर नहीं हो। क्योंकि जो रेडर है, रेडर मूवमेंट में चलता है ना, कभी वो सेंटर अटैक कर रहा है, कभी कॉर्नर अटैक कर रहा है, कभी बोनस ले रहा है, कभी उसको डैश लग रहा है। तो आप एक ही जगह पे खड़े खड़े आप सारी चीज को नहीं देख सकते। तो वो ऑफिशियल्स की पोजीशन होती है, ठीक है। पोजीशन को मैं इस वीडियो में तो बराबर से नहीं बता पाऊंगा, पर एक अगली वीडियो में जरूर एक बढ़िया सी पोजीशन के लिए बनाऊंगा कि अगर जो रेडर है वो राइट कॉर्नर पे खड़ा है तो जो रेफरी है उसकी पोजीशन क्या होगी, जो अंपायर है उसकी पोजीशन क्या होगी,
और जो सामने U2 है, देखो जो टेबल के सामने होते हैं उनको बोलते हैं एक रेफरी होता है और एक U1 होता है, मतलब अंपायर 1, और एक होता है सामने U2 जो अकेला होता है, जो अकेला पूरी चीज को कवर करता है ना, उधर की पूरे एरिया को अकेला एक ही अंपायर कवर करता है। उसका काम बढ़ जाता है, उसका पोजीशन बढ़ जाता है, उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। क्योंकि मान लो कि अगर डिफेंस आखिरी के 3 डिफेंस बचे हैं और वो अगर मिड लाइन पे खड़ा है तो उसको टच नहीं दिखेगा अच्छे से, तो आपको 1 मीटर 1.5 मीटर आगे आना पड़ेगा कि उसका टच देखने के लिए। अगर उसी टाइम पे डैश लग रहा है तो डैश आने के लिए जो आपका पोजीशन है वो आपकी मिड लाइन पे होना चाहिए। अगर आप मिड लाइन पे नहीं खड़े हो तो जो उन्हें डैश मारा है आप प्रॉपर उसका डैश नहीं देख पाओगे, है ना, कि वो रेडर आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, कि डिफेंडर भी साथ में आउट हुआ है, मिड लाइन क्रॉस करी है नहीं करी है। तो जो पोजीशन मिड लाइन से आपकी बक लाइन तक रहती है, रेफरी इतने में ट्रेवल करता रहता है। इसमें अगर ट्रेवल नहीं करेगा तो वो बराबर अपना जजमेंट नहीं दे पाएगा। तो जो रेफरी का पोजीशन है वो बहुत जरूरी है कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे। एक बार मेरे से जब मैं मैच करा रहा था, मतलब मेरा पहला मौका पड़ा कि मेरे को स्टेट में सीनियर्स का मैच कराने मिला, तो मैं मेरे डिसीजन थोड़े फास्ट बना रहा था। तो मेरे को हमारे एक बहुत अच्छे सर है, मतलब सारे सर बहुत सपोर्टिव रहे, मतलब पहली बार में तो कोई दिक्कत नहीं थी उनके साथ। तो उन लोगों ने बोला कि आप जितना तेज मैच चलाओगे ना उतनी प्रॉब्लम्स आपके साथ बढ़ती जाएगी, आप इतने अच्छे से मैच नहीं चला पाएंगे। तो आपको मैच थोड़ा सा स्लो करना है। आपको जो जैसे कि टेकल हुआ है ना, मतलब टेकल में एक से ज्यादा पॉइंट है तो फटाफट से विसल बजा के 3 पॉइंट ऊपर मत करो, सामने वालों को भी देखने दो, आप कौन कौन उसमें आउट हुआ है उसको देखो, उसके बाद में वापस मिड लाइन पे आओ और फिर अपने 3 उंगली उठाओ और अपना फिर डिसीजन बनाओ। ऐसा नहीं कि उसने फटाक से टेकल हुआ और 3 पॉइंट 2 पॉइंट आपने देख लिया, पहले देखो तो उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है ना, कोई और भी तो नहीं इन्वॉल्व हुआ, क्या पता आपको नहीं दिखा हो, आपके सामने वाले अंपायर को अच्छे से दिखा हो, तो थोड़ा सा रुक के वहां पे आपको डिसीजन देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि जब डैश मारते हैं ना तो रेडर के साथ डिफेंडर भी आउट होता है, उस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब क्रूशियल मैच चल रहा हो या भले क्रूशियल मैच नहीं भी चल रहा हो तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब डैश मारा ना और सब लोग लॉबी में पड़े हैं और जो डिफेंडर है वो जो रेडर है, रेडर को तो आपने डैश आउट कर दिया, जब डिफेंडर उठता है वापस अपनी कोर्ट के अंदर आने के लिए तो कई बार क्या होता है कि उसका एक पैर ग्राउंड से बाहर रहता है और एक पैर ग्राउंड के अंदर रहता है जब वो डैश मारता है। तो डैश कंप्लीट होने के बाद वापस जब वो अपने ग्राउंड पे जाता है तो क्या होता है कि जो ग्राउंड का पैर हवा में होता है और दूसरा पैर ग्राउंड आउट रहता है। तो अगर उस सिचुएशन में आप ध्यान से देखो तो डिफेंडर भी आउट है वहां पे। मेरे से एक बार गलती हुई थी कि मैंने देख लिया पर मैं बोल नहीं पाया, पता नहीं है मेरा पहला बार था या जो भी दिक्कत थी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है ना। और एक और बात सबसे बढ़िया बताता हूं मैं, आप कितना भी अच्छा डिसीजन दे दो, जो बेचारा अंपायर और रेफरी है ना उसको आखिरी में गाली पड़ती है। आप दोनों टीम को कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। अगर आप डिसीजन दे रहे हैं तो हमेशा सामने वाली टीम को लगेगा कि यार इसने मेरे फेवर में डिसीजन दिया ही नहीं है, आप कितना भी अच्छा गेम खिला लो, ठीक है। और रेफरी को मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही गाली पड़ती है। और जो प्लेयर्स है ना वो रेफरी की इज्जत करते ही नहीं है, वो अंपायर की इज्जत करते ही नहीं है। बहुत कम मैंने देखा है कि करते होंगे, बिल्कुल नहीं करते। गाली खाने का काम है ही सही। और जो हमारे एमपी में ऑफिशियल है सब पैसे वाले हैं, सब गवर्नमेंट। मेरे को ऐसा लगता था कि यार पैसे कमाने के लिए इसमें आ रहे हैं रेफरी में, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। अपनी प्राइवेट कार से आते हैं वो टूर्नामेंट कराने, ऑफिशिएटिंग करने, तो पैसा उनके पास बहुत है। पैसे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। वो कबड्डी खेलते थे, कबड्डी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ऑफिशिएटिंग करने आते हैं। उनका इस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए आते हैं, पैसा कमाने नहीं आते हैं। तो ये भी मेरे दिमाग में एक था कि यार ये क्यों इसमें इतना जा रहे हैं ना। 2-3 पॉइंट और है जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऑफिशिएटिंग करने जा रहे हो तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आपका सिग्नल देने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कई लोग ना बहुत ही कैजुअल सिग्नल देते हैं, तो आप कैजुअल सिग्नल दोगे तो मतलब वो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं दिखता है ना। मतलब कोई लोग जो हाथ का आपका पोजीशन है वो आपका पोजीशन बढ़िया होना चाहिए। दूसरी बात, आप एज ए ऑफिशियल हो, एज ए आप अंपायर हो, एज ए आप रेफरी हो, आप एज ए असिस्टेंट स्कोरर हो,
तो आपने ये नहीं सोचना चाहिए कि यार कि ये काम तो मेरा नहीं है, ये तो काम तो रेफरी का है। पॉइंट्स तो रेफरी ने देखना चाहिए, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है ना। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि यार ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो रेफरी ने देखना था। अंपायर क्यों बोलेगा? क्योंकि मैच अथॉरिटी तो करने वाला रेफरी होता है ना। कोई मैच है तो मैच में एक रेफरी होता है, सब उसके नीचे होते हैं, तो मेन काम रेफरी का रहता है कि कुछ गलती है तो ब्लेम रेफरी के ऊपर आएगा। पर वहां पे जो भी है सब ने समझना चाहिए कि यार 100% चीज मेरे को देखना है। जो गेम है उसमें जो भी हो रहा है उसका 100% मेरे को देखना है ना। अगर रेफरी कुछ गलती करता है तो आप ऑफिशियल टाइम आउट लो ना। आप ऑफिशियल टाइम आउट लो, आप साथ में कंसल्ट करो कि सर ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होगा, सर ऐसा नहीं, इसमें ऐसा, सर इसमें 4 नहीं, इसमें 3 ही पॉइंट है, सर यहाँ बोनस +1 है, सर यहाँ बोनस ही है। आप कर सकते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ था कि हमारे इसमें एक वो था कोच साहब ना बार बार मैच के बीच में आ रहे थे, बार बार मैच के बीच में आ रहे थे, हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ नाटक कर रहे थे। तो जो हमारे रेफरी थे ना, रेफरी इस बात को नहीं बोल पाए, मतलब वो डिसीजन देने में लगे हुए थे, या जो टेबल की तरफ जो रेफरी होता है उसको टेबल की तरफ भी जाके बोलना पड़ता है कि 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, क्या पॉइंट है। तो वो उसको कुछ बोल नहीं पाए। तो उस टाइम पे जो हमारे यूट्यूब थे, बहुत बढ़िया सर है, बहुत बढ़िया ऑफिशियल है, वो उनने वहां पे मैच रुकवाया, उनने कंसल्ट करा, रेफरी को बोला कि सर ये बार बार आ रहा है, इसको बोलो जगह पे बैठे। तो फिर उनने उनको ग्रीन कार्ड दिखाया और उसको जगह पे बिठाया और उसको वार्निंग दी, अगली बार आऊंगे तो 2 मिनट के लिए बाहर कर दूंगा, प्लस एक टेक्निकल पॉइंट भी दूंगा। ये काम किसका था? ये काम था रेफरी का। पर ये बात किसने देख ली? ये बात देख ली अंपायर ने। अंपायर भी कौन सा? यूट्यूब, जो सामने खड़ा होता है। तो बिल्कुल आप अगर मैच में हो तो हायर अथॉरिटी आप ही हो। आप किसी को ब्लेम मत करो ना कि यार ये मेरा काम नहीं, तेरा काम नहीं, आप ही का काम है। आपको मैच सबसे अच्छे से अच्छा कंडक्ट करवाना है, पहली बात ये। दूसरी बात कि जब हम पॉइंट्स देते हैं ना, तो पॉइंट्स और हम जब बोनस देते हैं तो जो दोनों U1 और U2, U1 मतलब अंपायर 1 और अंपायर 2 के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बोनस दिखा दिया, उसके 5 सेकंड बाद सामने वाला बोनस दिखा रहा है ना। बोनस हमको साथ में दिखाना है, पॉइंट्स हमको साथ में दिखाना है। कुछ सेकंड्स का गैप हो सकता है, पर अगर गैप ज्यादा है तो वो गलत है। आपके दोनों आई, इसको बोलते हैं आई कांटेक्ट, आपके सामने वाले रेफरी से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये हुई मेन बात। आपकी पोजीशन अच्छी होना चाहिए और आपका पूरा ध्यान आपके गेम पे होना चाहिए उस टाइम पे, गेम कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि टचेस बहुत ही, क्या बोलते हैं कि सिर्फ रेडर को पता है और डिफेंडर को पता है कि टच हुआ है कि नहीं हुआ है। ये अगर आप भी कबड्डी खेलते हो तो ये आपको बात पता होगी कि कुछ टच इतने से होते हैं कि जो दिखते ही नहीं है। वो सिर्फ जानता है कि रेडर ने करा, रेडर और डिफेंडर ही जानते हैं कि टच लगा है कि नहीं लगा है। और कई बार क्या होता है कि जो रेडर रहता है ना, रेडर इतना एग्रेसिव रहता है, मतलब कि टच नहीं होता है पर उसको लगता है कि टच है ना। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा टी शर्ट है ना, अब टी शर्ट के ऊपर या बाहर से टच हुआ तो मेरी स्किन पे टच होगा तो मेरे को फील होगा डिफेंडर को। अगर टी शर्ट पे टच हुआ, कई बार टी शर्ट हमारा लूज होता है ना, तो टी शर्ट पे टच होके निकल जाता है, तो रेडर को तो पता है मैंने टच मारा है और डिफेंडर भी क्लेम करता है कि मेरे को टच नहीं लगा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हमको क्या या तो आपने उसको क्लियर देखा हो, पर गेम इतना फास्ट चलता है कि यार मेरे हिसाब से तो वो देखना इम्पॉसिबल है ना। क्योंकि मेरे को तो जो लगता है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि यार वो एकदम जो महीन टच होता है ना, हर मैच में एक आधा टच तो ऐसा होता है कि जो रेफरी को नहीं दिखता है। तो रेफरी को डिसीजन तो देना है, तो जो एक्सपीरियंस रेफरी होता है ना, तो वो उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। आप जब भी देखना कि कोई प्लेयर को जब टच लगता है ना, तो उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तो चेहरे के भाव से हमको कई बार डिसीजन बनाना पड़ता है कि इसमें आउट है या नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अब हम भी, जो रेफरी है वो भी इंसान है ना, अब कैमरा तो है नहीं। अब जो स्टेट के मैचेस होते हैं उसमें कैमरा तो होता नहीं है, थर्ड अंपायर होता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि जब रेडर कॉर्नर अटैक मारता है तो वो कॉर्नर को भी टच करता है और जब निकलता है तो डैश लगता है उसको। डैश लगते हुए एक और प्लेयर को टच करके लॉबी का यूज करके मिड लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जो अगर हमको कॉर्नर अटैक नहीं दिखा है तो हम जो जिसने डैश मारा है सिर्फ उसको आउट देंगे, और जैसे हम 1 पॉइंट ऊपर करते हैं तब वहां पे आर्ग्यू होना चालू हो जाता है कि नहीं सर 2 पॉइंट है, कॉर्नर को मार के आया हूं, कॉर्नर को मार के आया हूं, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फटाक से ऑफिशियल टाइम आउट लो। जो दोनों साइड से बच्चे, जो प्लेयर्स हमारे बीच में आर्ग्यू करने, उनको साइड करो,
तीनों रेफरीज को बुलाओ, तीनों अंपायर साथ में मिलो और डिस्कस करो कि पॉइंट इसको लगा था क्या। अगर कोई भी एक सहमति दे देता कि हाँ सर ये पॉइंट आउट है, देखने में गलती हो सकती है, आउट होगा, ओके। या किसी जैसे कि यहाँ पे रेफरी और U1 U2 दो रहते हैं तो उनको और अच्छे से दिख सकता है, या जो हमारा लाइन अंपायर है उसको अच्छे से दिख सकता है। तो जो भी आके बोल दे कि नहीं सर इसको भी टच लगा है, तो आप वहां पे आपका डिसीजन चेंज कर सकते हो। ये डिसीजन चेंज करने का पावर किसके पास होता है? ये पावर होता है रेफरी के पास। सबसे पहले जो भी डिसीजन देखते हो U1 और U2 देखते हैं। अगर U1 और U2 के डिसीजन में दोनों टीम सेटिस्फाई नहीं है, या मतलब ऐसा हो कि लड़ाई बार बार लड़ रही है, मतलब डिसीजन गलत दिख रहा है, तो आप कंसल्ट करके आपके डिसीजन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप क्या देख रहे हो। आपका डिसीजन हो सकता है कि बोनस प्लस 1 पॉइंट हो। कई बार जो अंपायर्स रहते हैं बोनस नहीं देख पाते, है ना, तो फिर वहां हम कंसल्ट करते हैं कि नहीं सर बोनस है, इसमें आप बोनस देना पड़ेगा आपको, फिर हम बोनस पॉइंट देते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि रेफरी से गलती नहीं होती है, तो मेरे को एक बात बताओ कि जो हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट में तो कितना कुछ है। क्रिकेट में थर्ड अंपायर है, उनके पास DRSL है, उनके पास फिर क्या बोलते हैं रिव्यू सिस्टम है, और उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद भी हम लोग यूट्यूब पे, फेसबुक पे कितना देखते हैं कि थर्ड अंपायर के डिसीजन को भी लोग क्लेम करते हैं, कि थर्ड अंपायर का डिसीजन भी लोग बोल देते हैं कि ये तो गलत है। जब वहां इतने कैमरे लगे हैं, इतने मेगापिक्सल्स के कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे एक नहीं, वहां 10-10 कैमरे लगे हैं, उसके बाद भी हम डिसीजन, मतलब जो थर्ड अंपायर के डिसीजन के ऊपर क्लेम कर देते हैं। तो यार हम भी इंसान है, हमने जो आंखों से देखा उस टाइम पे जो हमको सही दिखा वो हमने डिसीजन दिया। तो उस पे बिल्कुल गलती तो हो सकती है, गलती तो होती ही है। अगर गलती नहीं होती तो प्रो कबड्डी में थर्ड अंपायर आता ही नहीं। अगर गलती नहीं होती अंपायर से तो उसमें थर्ड अंपायर कभी आता ही नहीं, प्रो में थर्ड अंपायर कभी होता ही नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी स्टेट्स के मैचेस होते हैं, जो फाइनल मैचेस होते हैं, मान जैसे सीनियर्स में ना, सबसे ज्यादा लड़ाई सीनियर्स में होती है, जूनियर्स में और इनमें तो फिर भी चल जाता है। तो सीनियर्स में जैसे महाराष्ट्र के जब सीनियर्स नेशनल्स होते हैं, मतलब स्टेट्स होते, सॉरी, जो स्टेट्स होते हैं ना, उसमें उनके पास थर्ड अंपायर का ऑप्शन रहता है। तो बाकी स्टेट्स में भी थर्ड अंपायर का ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों टीम अगर टक्कर की है और अंपायर ने उनके 1-2 डिसीजन भी गलत दे दिए तो पूरा मैच पलट जाता है। तो उसका जो नुकसान है वो प्लेयर्स को उठाना पड़ता है, और प्लेयर्स इस नुकसान के लिए फिर गाली गलौज करते हैं, फिर ब्लेम करते हैं। तो इस चीज को सही करने के लिए, क्योंकि यार वो भी तो मेहनत कर रहा है ना बच्चा, वो भी तो जीतना चाहता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए थर्ड अंपायर वाला रिव्यू सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। स्टेट्स में सारे मैचों के लिए ना हो चलेगा, पर जो हमारे नॉकआउट मैचेस होते हैं, प्री क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल होता है, इसके लिए मिनिमम सेमीफाइनल और फाइनल्स के लिए तो ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो हो गई हमारी मैनेजमेंट की, वो सब दूर की बात है। अब लास्ट बात कि आपको जितने ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने का मौका मिले आप उनको मैच खिलाओ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से खिलाओ। ठीक है, आपके पास नॉलेज बराबर होना चाहिए, आपकी बॉडी की पोजीशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, आपको मैच कंट्रोल करते आना चाहिए। मैच कंट्रोल सबसे बड़ा टर्म है ये, है ना, कि ये वाली टीम भी आर्ग्यू कर रही है, ये वाली टीम भी आर्ग्यू कर रही है, अब क्या करोगे आप? ठीक है, तो वहां पे आपको उनको शांत करते आना चाहिए। ठीक है, एक और बात मैं बता रहा हूं कि जब मैच चलता है ना तो सारे प्लेयर चिल्लाने लगते हैं। इस टीम के प्लेयर भी बोल रहे हैं कि हाँ बोनस है ना, कोई रेडर रेड करने जा रहा है तो सिर्फ अलाउड होता है कैप्टन को बोलना, और ये कॉर्नर भी चिल्ला रहा है, सेंटर भी चिल्ला रहा है, तो आप उस टाइम पे उनको टीम वार्निंग दो कि अब आपकी तरफ से कोई भी चिल्लाएगा, टीम वार्निंग। एक बार अगर ग्रीन कार्ड निकल गया तो वापस, अगर टीम वार्निंग की बात कर रहा हूं, तो वापस अगर ग्रीन निकलेगा तो वो ग्रीन येलो में कन्वर्ट नहीं होगा, वो ग्रीन ग्रीन ही रहेगा, पर उसमें एक टेक्निकल पॉइंट अपोजिट टीम को जाएगा। फिर अगर वो टीम चिल्लाती है तो फिर ग्रीन कार्ड निकलेगा, फिर एक टेक्निकल पॉइंट फिर अपोजिट टीम को जाएगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि यार ये बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, टीम बार बार चिल्ला रही है, एक बार बोलने पे भी नहीं मान रही है, तो टीम का आप उसको टीम वार्निंग दे सकते हैं। मेरी बात क्लियर रही? तो मैच को अच्छा चलाना, अच्छे से खत्म करना एक रेफरी की जवाबदारी है, रेफरी की जिम्मेदारी है, और रेफरी कितने अच्छे से इसको कर पाता है ये उसकी क्वालिटी है।
है ना। डिसीजन सब दे लेंगे, जो नॉर्मल डिसीजन है, बोनस है कि नहीं है, टच पॉइंट है, एक है, दो है, सब दे देंगे ये। पर जो मेरे को लगता है कि क्रूशियल चीज क्या है, जो मतलब रेफरी किस लिए है वहां पे, दो चीज के लिए मेरे हिसाब से रेफरी वहां पे है। पहला, बोनस पॉइंट। कई बार जो टीम को बोनस पॉइंट ही नहीं मिलते, बोनस होते हैं पर बोनस नहीं देते हैं, है ना। या ऐसा होता है कि बोनस में ना पैर बराबर नहीं उठते हैं और सामने वाली टीम क्लेम करे जा रही है, अरे सर बोनस है, बोनस है। अरे नहीं है भाई, बोनस नहीं होता उसमें। कई बार क्या होता है कि वो पैर उठते ही नहीं है, ये पैर जमीन पे यही टच हुआ है, यही उठ के निकल गया है, ये वहीं का वहीं रहता है। तो इस टाइम पे ये काम रेफरी का देखने का है, मेन काम। और जब डैश मारते हैं ना, तो डैश वाली सिचुएशन थोड़ी टफ होती है कि उस टाइम पे मल्टीपल पॉइंट्स जाना रहता है। जैसे 6 और 7 का डिफेंस है, ठीक है, जो रेडर ने बोनस का अटेम्प्ट किया, बोनस का अटेम्प्ट करके वो निकल रहा है, उसको डैश लग रहा है, तो एक तो कॉर्नर ने उसका पैर पकड़ा, 1 पॉइंट वो, फिर एक डैश मारा सेंटर ने और सेंटर के सपोर्ट ने, तो बोनस प्लस 3 पॉइंट उसके। अगर वो सेफ होता है तो बोनस प्लस 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वो सेफ नहीं होता है तो डिफेंस को 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस टाइम पे अगर आपका डिसीजन आपने गलत दे दिया, आपने रेडर के फेवर में डिसीजन दे दिया, और अगर रेडर वहां, तो डिफेंस की टीम का तो नुकसान हो गया, उसको तो 3 पॉइंट चले गए उसके, और 3 प्लेयर उसके आउट हो गए। आपको सामने वाला रेड करने जाएगा तो उनका तो टीम ही खत्म हो जाएगा, उनका तो लोना पड़ जाएगा। तो ये 2 सिचुएशन है, मतलब रेडर की, मतलब अंपायर के लिए ध्यान रखने वाली, एक बोनस पॉइंट वाली, और एक जब मल्टीपल पॉइंट्स जाते हैं तब कितने पॉइंट हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। जब आपका डैश लगता है, डैश वाली पोजीशन में आपको एकदम आपका दिमाग सही रखना है कि यार यहाँ पे क्या हुआ है। डैश वाले पॉइंट्स में आपसे गलती नहीं होना चाहिए, लड़ाई सिर्फ वहीं पे होती है डैश वाले पॉइंट्स में, है ना। तो इस चीज को आप जैसे जैसे अच्छे करते जाओगे, एक्सपीरियंस के साथ, आपका मेंटल प्रेजेंस के साथ, है ना, आपकी पोजीशन सही होना चाहिए, तो आप सीखते जाओगे। और मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। और आपको कबड्डी से रिलेटेड, कबड्डी की रूल बुक से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करो, उससे रिलेटेड टॉपिक पे हम बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।